स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया में ऐसे बहुत कम फॉरेन मिनिस्टर्स रहे होंगे जिनका इन्फ्लुएंस हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को मैच करता होगा। इसलिए जब जयशंकर इंडियन फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उस पर गौर करना लाजमी है। करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पे ही नहीं बल्कि इसके पहले फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में भी अपने 40 साल से ज्यादा लंबे कार्यकाल में जयशंकर जी ने दुनिया के सामने डिप्लोमेसी की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। शब्द से ज्यादा काम पे विश्वास रखने वाले जयशंकर ने अपने टफ नेगोशिएशन टैक्टिक्स, स्किलफुल डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक विजन के साथ इंडिया के लिए कई फॉरेन पॉलिसी माइलस्टोन्स को हासिल किया है। फिर चाहे वो 2013 से 2015 के बीच यूएसए में इंडियन एम्बेसडर के तौर पर उनका कार्यकाल हो या फिर चाइना में इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर के तौर पर उनका रहना। 1977 बैच के इस आउटस्टैंडिंग IFS ऑफिसर ने लद्दाख के दिप्सांग में चाइनीज इंसर्शंस और डोकलाम स्टैंड ऑफ जैसे इश्यूज को रिजॉल्व करने में एक की रोल निभाया है, जबकि हम सब जानते हैं कि चाइना से नेगोशिएट करना कितना मुश्किल है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एस जयशंकर की सबसे बड़ी खासियत है उनकी बैलेंस्ड अप्रोच और किसी भी कंट्री के साथ डील करने की उनकी फैमिलियर स्टाइल। शायद यही वजह है कि यूएसए, चाइना, रशिया और जापान जैसे ग्रेट पावर नेशंस के साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स और जनरल टॉक्स को रिजॉल्व करने में उन्हें इतनी सफलता हासिल हुई है। एस जयशंकर वही प्रोमिनेंट मेंबर थे जिन्होंने लैंडमार्क इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को नेगोशिएट करवाया था। चाहे सरकार यूपीए की हो या फिर एनडीए की, सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपने आप को हमेशा से देश के लिए एक की एसेट की तरह कायम रखा है। देश के दूसरे करियर डिप्लोमेट से अलग एस जयशंकर सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एंजॉय करते थे। यही वजह है कि मोदी उन्हें कैबिनेट में शामिल करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड थे। आज डिप्लोमेसी में एस जयशंकर ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी का स्टेटस अटेंड करते हैं। जब वो इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को असर्ट करते हैं या मेजर पावर्स के झूठे क्लेम्स को चैलेंज, तब सिर्फ इंडियन सर्कल्स में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल पावर कॉरिडोर्स में भी इसकी चर्चा होती है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है उनके अप्रोच में जो दुनिया को भारत की तरफ ध्यान देने पर मजबूर करती है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिप्लोमेसी के उन लेसन्स की बात करेंगे जो एस जयशंकर दुनिया को सिखाते आए हैं और जानेंगे कि इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस पे उनकी लेगेसी का क्या असर हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस की GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 नवंबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, डिप्लोमेसी का मेन एम है किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट को एडवांस करना, चाहे वो डायलॉग्स के थ्रू हो या नेगोशिएशन, कोऑपरेशन या फिर कन्फ्रंटेशन के थ्रू। इसीलिए एक डिप्लोमेट के लिए उसके देश की इमेज और इंटरेस्ट को सिक्योर करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। जहां तक एस जयशंकर की बात है तो इंडिया के लिए उनका विजन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है। अपनी रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड में जयशंकर रेलेवेंट पावर्स के साथ इंडिया के फॉरेन रिलेशंस और इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसीज की करवटों को कवर करते हुए एक इंपॉर्टेंट सवाल को सामने लाते हैं। और वो सवाल है कि इस बदलते इंटरनेशनल सिस्टम में इंडिया अपने आप को कैसे कंडक्ट कर सकता है। इसका जवाब देते हुए वो एक बड़ा ही स्मार्ट फॉर्मूला बताते हैं। अमेरिका को एंगेज करना, चाइना को मैनेज करना, यूरोप के साथ अपने रिश्ते को कल्टिवेट करना, रशिया को रीएश्योर करना, जापान के साथ कोऑर्डिनेट करना, पड़ोसी मुल्कों के साथ टाइज को बढ़ाना और अपने ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ सपोर्ट को एक्सपैंड करना। इस मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच को इंकरेज करने के पीछे जयशंकर का मेन आइडिया ये है कि एक हाईली पोलराइज्ड वर्ल्ड में इंडिया अपने मल्टीलेटरल एंगेजमेंट से ही अपने आप के लिए एक स्ट्रेटजिक स्वीट स्पॉट अचीव कर सकता है। कोल्ड वॉर के बाद चाइना के राइज ने
यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हुए जिस तरह वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच राइवलरी को इंटेंसिफाई किया है, उससे इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस अनडाउटेडली बढ़ गए हैं। लेकिन इस मामले में एस जयशंकर का सॉल्यूशन कोई सिंपलिस्टिक अलाइनमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसे माइंडसेट का डेवलपमेंट है जो इंडिया को इस कंपटीशन से लेवरेज हासिल करने में मदद करेगा। उन्होंने अपने लंबे डिप्लोमेटिक करियर में डिफिकल्ट रिलेशनशिप के बदले हमेशा एक प्रैग्मेटिक सेटलमेंट को प्रायोरिटाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान और चाइना को लेकर सस्पिशियस रहने के बावजूद भी उन्होंने डायलॉग और डिस्कशन को कभी डिस्करेज नहीं किया। यही नहीं, एस जयशंकर के गाइडेंस में इंडिया ग्लोबल साउथ का एक प्रोमिनेंट वॉइस बन के उभरा, जो उन तमाम इकोनॉमिकली वल्नरेबल देशों के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करता है जो मेजर पावर्स के राइवलरी में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरह इंडिया अपने कैपेबिलिटीज और गुडविल के दम पे अपना रास्ता खुद बना रहा है, उसका एक सिग्निफिकेंट श्रेय डॉक्टर एस जयशंकर के डिप्लोमेटिक आउटलुक और प्रैक्टिस को जाता है। दोस्तों, लंबे समय तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक डिफेंसिव नेचर की थी। वैसे तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया बुलंद आवाज में ग्लोबल पीस और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करता रहा, लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक एम प्राइमरली ये था कि वो कोल्ड वॉर के इंटेंस बाइपोलर कंपटीशन से बचते हुए अपनी डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट पे फोकस करे। लेकिन 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद उसे रियलाइज हुआ कि कंपीटिंग अलायंसेस को अवॉइड करने के बजाय उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को बिल्ड करना चाहिए। ये वो समय था जब 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के चलते इंडिया को भारी ऑपोजिशन सहना पड़ा, पर यह भी सच था कि इंडिया की कैपेबिलिटीज को देख यूएस जैसा सुपर पावर उसे एक सीरियस स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे मानने पर मजबूर हो गया। इस पार्टनरशिप को 2008 इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के थ्रू आगे बढ़ाया गया, जिसके पीछे जयशंकर का एक सिग्निफिकेंट रोल था। दोनों देशों में अनफेवरेबल पॉलिटिकल इक्वेशन और ग्लोबल ऑपोजिशन के बावजूद साइन करी गई ये डील एस जयशंकर के क्रूशियल रोल के बिना शायद पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि इंडिया यूएसए के शैडो से बाहर रहे और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए इस बायलैटरल पार्टनरशिप को मेंटेन करे। इस अप्रोच के पीछे जयशंकर का एक सिंपल लॉजिक रहा है, और वो ये कि लेन देन के इस इंटरनेशनल सिस्टम में वीक डिसीजंस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की कोई जगह नहीं है। यहाँ ना कोई परमानेंट एलाइज या फिर फ्रेंड है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए नेशंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। रियल पॉलिटिक यानी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स यही डिमांड करता है कि एक नेशन ग्लोबल कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सप्लॉइट कर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। जयशंकर की लीडरशिप में इंडियन फॉरेन पॉलिसी इसी फिलॉसफी को स्ट्रेंथन करती आई है। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर इंडिया की पॉलिसी शायद इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। बीते महीनों में इस पॉलिसी के ऊपर सवालों पर जवाब देते हुए जयशंकर ने यह एम्फेसाइज किया कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हुए अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लेता है, और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी किसी भी पावर की सीनाजोरी से अफेक्टेड नहीं होती। वैसे तो यूक्रेन के सोवन डेमोक्रेटिक राइट और यूएन चार्टर को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने यूक्रेन पे वॉर और वायलेंस को कंडेम किया, लेकिन वेस्टर्न पावर्स की तरह ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में देखने से इनकार कर दिया। रियल पॉलिटिक और मोरल नेसेसिटी को बैलेंस करते हुए एस जयशंकर इस बात को असर्ट करते आए हैं कि रशिया के साथ इंडिया की ट्रेडिशनल पार्टनरशिप वेस्टर्न सैंक्शंस तले सफर नहीं कर सकती। इसी साल स्लोवाकिया में हुए ग्लोबसेक 2022 फोरम में जयशंकर के कमेंट्स ने दुनिया को इंडिया की ओर से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उनका कहना था कि यूरोप को अपने यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू से बाहर आना होगा, क्योंकि यूरोप के प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स नहीं हैं। यही नहीं, रशिया से ऑयल परचेजेस को लेकर भी उन्होंने कहा कि जितना ऑयल यूरोप रशिया से एक दोपहर में खरीदता है, उतना शायद इंडिया एक महीने में नहीं खरीदता होगा। नेचुरली उनके कमेंट्स सुर्खियों में छा गए, और इंडिया के स्मार्ट डिप्लोमेसी ने यह प्रूव कर दिया कि उसे अब मेजर पावर्स को अपीस करने की जरूरत नहीं है। यूएस लेड वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडिया के बीच यूक्रेन को लेकर इस विवाद को जयशंकर ने नॉर्थ वर्सेस साउथ में तब्दील कर दिया। थर्ड वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रीज के बिहाफ में आर्ग्यू करते हुए एस जयशंकर ने इंडिया को ग्लोबल साउथ का चैंपियन बना दिया। वो इस बात पे जोर देते रहे कि वेस्ट वर्सेस रशिया का ये जंग लो इनकम सोसाइटीज को फ्यूल और फूड क्राइसिस से हर्ट कर रहा है। कई ऑब्जर्वर्स के मुताबिक इंडिया के इस प्रैग्मेटिज्म ने वेस्ट के शैलो रिटोरिक को और भी एक्सपोज कर दिया है, और इसी प्रैग्मेटिज्म को एस जयशंकर इंडिया के चाइना पॉलिसी में भी प्रमोट करते आए हैं। दोस्तों, 2020 में जब सिनो इंडिया बॉर्डर पे चाइनीज एग्रेशन इंटेंसिफाई हो रहे थे, तब कुछ एनालिस्ट और पॉलिसी मेकर्स यूएसए के साथ इंडिया के फॉर्मल अलायंस की बात करने लगे। उनका मानना था कि चाइना का बढ़ता असर्शन इंडिया और यूएसए दोनों के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा था, और इन्हीं चैलेंजेस का सामना करने के लिए इंडो यूएस टाइज पिछले कुछ 2 दशक से ट्रांसफॉर्म होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस क्राइसिस के दौरान इंडिया ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि चाइनीज थ्रेट के बावजूद वो यूएसए के साथ फॉर्मल अलायंस के बजाय
प्रैक्टिकल और एसिमेट्रिक स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन मेंटेन कर सकता है। एस जयशंकर इंडिया के इस बार्गेनिंग पावर को उसके जियोपॉलिटिकल पोजीशन से रिलेट करते हैं, जिसके चलते चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए वेस्ट, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे एशियन कंट्रीज के एफर्ट्स में इंडिया एक की एलिमेंट है। इनफैक्ट ऐसे डायनामिक इंटरनेशनल स्फीयर में इंडिया इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि उसके पार्टनर्स अपने किसी एडवर्सरी के साथ इंडिया की डीलिंग से ऑफेंड होना अफोर्ड नहीं कर सकते। वेस्ट के लिए इंडिया का सिग्निफिकेंस इस बात से है कि वो चाइना के खिलाफ एक वैल्यूएबल काउंटर वेट की तरह उभरा है। जब तक वेस्ट को पता है कि इंडिया स्ट्रैटेजिकली चाइना को बैलेंस कर सकता है, तब तक उसे इंडिया के सेल्फ परफेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट लंबे समय तक इंडिया को एक मेजर प्लेयर की तरह कंसीडर नहीं किया जा रहा था। वो सिर्फ एशिया में वेस्ट के इंटरेस्ट को एडवांस करने का एक जरिया था और आज भी कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बरकरार है। लेकिन इंडिया का इकोनॉमिक और मिलिट्री क्लाउड सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है और इसीलिए वो आज वेस्ट द्वारा असाइन किए गए रोल से बाहर आकर अपने डिमांड्स और इंटरेस्ट को अपने टर्म्स में एक्सप्लोर कर रहा है। इनफैक्ट ग्लोबसेक 2022 सेशन में जयशंकर ने न सिर्फ इस स्टैंड पॉइंट को अपहेल्ड किया, बल्कि वेस्ट के एरोगेंस को कंडेम करते हुए कहा कि दुनिया को अब यूरोसेंट्रिक माइंडसेट से बाहर आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली और बीजिंग अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को खुद मैनेज कर सकते हैं। यूरोपियन सेंट्रलिज्म और सिनो इंडियन रिलेशनशिप में एक्सटर्नल प्लेयर्स के दखलंदाजी के खिलाफ जयशंकर का ये स्टैंड नेचुरली चाइनीज सर्कल्स में काफी पॉपुलर हो चुका है। इनफैक्ट चाइना के मामले में वेस्ट की हिपोक्रेसी इस बात से भी साफ झलकती है कि वो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को यूक्रेन क्राइसिस की नजर से देखता है। इस मामले में भी एस जयशंकर ने इंडियन पोजीशन को बुलंद करते हुए कहा कि इंडिया चाइना डिस्प्यूट न सिर्फ यूक्रेन क्राइसिस को प्रेडेट करता है, बल्कि एक बेटर मैनेज डिस्प्यूट है। इसलिए यूरोप को क्राइसिस मैनेजमेंट में इंडिया को लेक्चर देना शोभा नहीं देता। लेकिन जिस तरह वेस्टर्न डिक्टेट से इंडिपेंडेंट रहकर जयशंकर ने सिनो इंडियन बायलैटरल टाइज को डेवलप किया, वैसे ही वो चाइना के साथ एक हार्ड एंड स्टैंड मेंटेन करते आए हैं और समय समय पर चाइना के एंटी इंडिया पोस्चर्स को रिजोल्यूटली चैलेंज करने से पीछे नहीं हटते। फॉर एग्जाम्पल 2013 में लद्दाख के दिप्सांग प्लेन्स में चाइनीज इंसर्शंस के जवाब में एस जयशंकर ने ये चेतावनी दी थी कि अगर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने विथड्रॉ नहीं किया तो उन्हें चाइनीज प्रीमियर ली केचियांग के विजिट को कैंसिल करना पड़ेगा। यही नहीं, 73 डेज तक चलने वाले डोकलाम स्टैंड ऑफ को भी एस जयशंकर ने बड़ी ही समझदारी से हैंडल किया था। इंडिया, चाइना, भूटान के ट्राई जंक्शन में चाइनीज ट्रूप्स द्वारा स्टेटस को का वायलेशन न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच उनके वर्स्ट क्राइसिस में से एक था। उस समय फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में डॉक्टर एस जयशंकर ने न सिर्फ डोकलाम नेगोशिएशंस को ओवरसी किया, बल्कि इस क्राइसिस पे इंडिया की पोजीशन को यूएस, जापान और दूसरे नेशंस के सामने भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। जब से एस जयशंकर ने फॉरेन ऑफिस संभाला, तब से उन्होंने एक चीज पे बहुत फोकस किया है और वो ये कि ट्रीटीज और अलायंसेस के फॉर्मल लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाकर भी इंडिया अपने पार्टनर्स के साथ एक लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्ट मेंटेन कर सकता है और इसलिए चाइना के साथ टेंशन्स के बावजूद उसे वेस्टर्न कैंप का हिस्सा नहीं माना जाता। लेकिन साथ ही एस जयशंकर ने बीजिंग के सामने एक बात साफ कर दी है कि इंडिया और चाइना अपने बायलैटरल टाइज में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब वो एक दूसरे के इंटरेस्ट की इज्जत करें। यही वजह है कि जहां चाइना इंडिया के साथ अपने बायलैटरल रिश्तों में बॉर्डर डिस्प्यूट को एक पेरिफेरल इशू मानता है, वहीं इंडिया इंसिस्ट करता है कि चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर सिचुएशन ही उनके बायलैटरल टाइज को डिटरमाइन करेगा। एस जयशंकर के मुताबिक सिनो इंडियन टाइज 3 फैक्टर्स पे बेस्ड होना चाहिए: म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट। इनफैक्ट चाइना के साथ एंगेजमेंट मजबूत करने के लिए जिन प्रिंसिपल्स पे एस जयशंकर एम्फसाइज करते हैं, उनमें से शायद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह चाइना और इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को फेवर करते हैं, उसी तरह एशिया में भी इस मल्टीपोलैरिटी को इनकरेज करना चाहिए। चाइना की हेजेमनी के खिलाफ ये एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है। ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की ऑटोनोमस पोजीशन को स्ट्रेंथन करने में एस जयशंकर का रोल काफी अहम है। दोस्तों, ये एक ऐसा समय है जहां इंटरनेशनल सिस्टम में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और नेचुरली इसका गहरा इंपैक्ट इंडिया पे पड़ता है। टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और ट्रेड के एक्सेस के लिए बढ़ते कंपटीशन ने पूरी दुनिया को एक मल्टीपोलर ऑर्डर एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में इंडियन पावर और कैपेबिलिटी को बिल्ड करना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि एक मल्टीपोलर एशिया ही मल्टीपोलर वर्ल्ड को अंजाम दे सकता है। इसलिए इंडिया को लेकर एस जयशंकर का विजन काफी रियलिस्ट है, क्योंकि एक तरफ जब वो पावर को एक्सरसाइज करने में विश्वास रखते हैं, वहीं इंडिया की कैपेबिलिटीज को लेजिटिमेट बनाने और उसके लिए सपोर्ट बढ़ाने में भी उनका विश्वास है। उनका मानना है कि ग्लोबल कॉन्ट्रडिक्शंस को अपने फेवर में यूटिलाइज करने के साथ साथ इंडिया को गुडविल नर्चर करने में भी ध्यान देना चाहिए, खासकर उसके इमीडिएट नेबर्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि परसुएशन और इंसेंटिव कई बार कोएर्शन से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं।
वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की पोजीशन को सिक्योर करने के लिए एस जयशंकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी गाइडलाइंस आउटलाइन करते हैं, जैसा एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना, जो इंडिया क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को जहां मौका मिले वहीं अपने मोरल हाई ग्राउंड को एसेट करना चाहिए, जिससे वो अपने डेवलपमेंट नैरेटिव को शेप कर सके। यही नहीं, जयशंकर के व्यू पॉइंट में इंडिया का बोल्डनेस एक अहम फैक्टर है जो उसे इंटरनेशनल पावर गेम में एक डिस्टिंक्ट खिलाड़ी बनाता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पे एस जयशंकर इस फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं कि अपने कुछ कंसिडरेबल वीकनेसेस के बावजूद इंडिया को अपने पावर पोजीशन से हटना नहीं चाहिए, भले ही उसका मटेरियल वेट कम हो। जयशंकर के इस विजन ने ग्लोबल साउथ में इंडिया के रोल को और भी प्रोमिनेंट बना दिया है, जहां ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे इश्यूज पे वो एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सपोर्ट एंजॉय करता है। ट्रेडिशनल नॉन अलाइनमेंट से हटकर एक मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच को पॉपुलर करने वाले एस जयशंकर को यकीन है कि नेशनल स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स को कंबाइन करते हुए इंडिया न सिर्फ अपने रिस्क को ओवरकम कर पाएगा, बल्कि मेजर पावर राइवलरी में बिना उलझे अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपहोल्ड करेगा। तो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन डॉक्टर एस जयशंकर की डिप्लोमेटिक आउटलुक के रेलेवेंस पर। इस वीडियो में हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से अपनी डिप्लोमेसी का प्रयोग करके उन्होंने ना सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी को इंस्पायर किया, बल्कि दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को फॉरेन पॉलिसी की फील्ड को एक नए अप्रोच के साथ देखने की प्रेरणा भी दी। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कस किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस इंडियाज ग्रोइंग क्लाउड इन द इंटरनेशनल सिस्टम अंडर डॉक्टर एस जयशंकर। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।